सबसे पहले बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर सुबह 10:37 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जिले में नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। उत्तरकाशी में हल्के भूकंप के झटके 10:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही, चूंकि जो एपी सेंटर था वो अफगानिस्तान था, इसलिए भूकंप की तीव्रता कम थी, जिसकी वजह से हल्के झटके महसूस किए गए। जिले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है, यानी कम है भूकंप की तीव्रता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो ये बेहद सेंसिटिव जोन है भूकंप के लिहाज से, इसलिए यहां पर खतरा हमेशा भूकंप को लेकर बना रहता है। रुद्रप्रयाग में आर्मी कैंट के पास तेज रफ्तार कार और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में सवार लोगों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हटाकर जाम को खुलवाया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने विभागवार बजट खर्च की समीक्षा की और साथ साथ सीएम धामी ने आने वाले समय में योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी अफसर मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर धामी सरकार ने दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी, जिसमें 18 नाम शामिल किए गए हैं। 18 और बीजेपी नेताओं के नाम है। इनके सरकार की जिम्मेदारी इन 18 को दी गई है। बलवीर घुनियाल को जड़ी बूटी सलाहकार समिति उपाध्यक्ष बनाया गया। सुरेंद्र मोघा उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। भुवन विकरण डबराल जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो सुभाष बर्थवाल को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पुनीत मित्तल नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष बने हैं। गिरीश डोभाल को प्रदेश मौन परिषद के उपाध्यक्ष का जिम्मा मिला है, तो गीताराम गौड़ को उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉक्टर जयपाल की बात की जाए तो उन्हें उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष की बनाए गए हैं। देशराज कर्णवाल को समाज कल्याण योजना एवं अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अजीत चौधरी उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का उपाध्यक्ष का जिम्मा मिला है। प्रताप सिंह पवार को राज्य औषधीय बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं क्या कहना चाहेंगे नेतृत्व के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पर जो है पत्थरों को तराश कर जो है नगीने बनाती है, हीरे मोती बनाती है और उनको जो है भारतवर्ष में जो है भारतवर्ष की उन्नति के लिए उनको सजाने का काम करती है। वक्फ बिल पास होने पर सीएम धामी एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर इस बिल को पारदर्शी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में कदम बताया है, वहीं उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की जांच कराने की बात भी कही है। The bill is passed. संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन नियम पारित होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कहा कि पहले जिन जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा था, पंचायत और देवस्थानों की जमीनों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया जाता था, अब उन जमीनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और जनहित और विकास के कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों के, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड में वक्फ की 5183 संपत्तियां हैं।
साल 2003 में वक्फ के पास 2078 संपत्तियां थी, जो बीते सालों में दुगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गई। वक्फ की इन संपत्तियों में मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान के अलावा कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में वक्फ के पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि भी है, जिन पर अवैध कब्जे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की जमीनों में कई हजारों की बढ़ोतरी हुई। हम इसकी जांच करवाएंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। अनेक विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संदेश साफ है कि अब वक्फ कानून बनने के बाद धामी सरकार वक्फ की इन संपत्तियों की जांच कराएगी और इनका रिकॉर्ड देखेगी। ऐसे में संपत्तियों पर काबिज वक्फ बोर्ड और अवैध कब्जेदारों में हलचल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासी हंगामे के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सदन में पास हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड में शुक्रवार को बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिम महिलाओं को ही आगे कर दिया और संशोधित विधेयक की उपलब्धियां गिनाने लगे। ये खुशी और ये नारेबाजी है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होने को लेकर, जब देहरादून में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होने की खुशी मनाई। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ये विधेयक देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को, गैर मुस्लिम महिलाओं को वक्फ में एंट्री से कोई ऐतराज भी नहीं है। लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी का और हर मुस्लिम महिलाएं जो जिनको पिछाड़ के बिल्कुल पीछे रखा जाता था, मुस्लिम महिलाओं को जिनकी एंट्री नहीं होती थी, आज वक्फ बोर्ड में उनकी भी एंट्री कर दी है। ये सिर्फ मोदी जी ने ही किया है और वो है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, और वही सब हो रहा है। महिलाएं जो बिल्कुल दबा के रखते थे पहले, आज वो महिलाएं दब के नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी और अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्फ जो बिल ये संसद, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, इसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से पूरे अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों की तरफ से बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल को पास किया है और ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति है। सीधे सीधे जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनको जो है हड़पने की एक कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ साजिश के तहत ये सीधे सीधे मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण का मामला है और ये वोटों की राजनीति जो है इस मामले में करना चाहती है। आगे जो कहीं ना कहीं जो चुनाव इनके पास जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों को देखते हुए इन्होंने इस बिल को जो है जल्दबाजी में पास किया। विधेयक पास होने के बाद अब वक्फ की जमीनों में पूरी तरह से पारदर्शिता की बात कही जा रही है, लेकिन मुद्दा गर्म है तो बीजेपी ने उस कम्युनिटी को ही आगे कर दिया है जो सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिन्हें सालों से लोग बिना किराया दिए ही कब्जाए हुए हैं। साथ ही कुछ जमीनें भूमाफिया के निगाह पर भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नया कानून इन माफियाओं से वक्फ को निजात दिला पाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत धरती पर भूमाफिया की नजर है और इसी भूमाफिया का एक रूप है वक्फ माफिया, जो देवभूमि में मौजूद वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर मौज काटता आया है। कमजोर वक्फ बोर्ड की वजह से इसकी संपत्तियां खुर्द-बुर्द होती चली गई, जिसके 2 नमूने पिछले दिनों नैनीताल के रामगढ़ और रुड़की के पिरान कलियर में देखने को मिले। रामगढ़ की बड़ी संपत्ति पर एक वक्फ माफिया अकबर अहमद डंपी ने कब्जा कर रखा है।
वहीं बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि नए कानून से ऐसे माफियाओं पर लगाम लग सकेगी। में देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी संपत्ति एक वफ माफिया अकबर अहमद डम्पी ने उस पर कब्जा कर रखा। उसके खिलाफ मुकदमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, उससे कब्जा लेने का प्रयास कराया। लेकिन जो हमारा कानून था, पूर्व का कानून जो था, वो इतना कमज़ोर था कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो नहीं रहा। जिस प्रकार बप्पू के नाम पर संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा था, जिस प्रकार उसकी आड़ में अवैध काम संचालित हो रहे थे, तो देश प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, देश प्रमुख, बाकी चीजें सेकेंडरी है। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु और वक्फ से जुड़े लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की मंशा अच्छी है और वो खुलकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार 80% की जो मेजोरिटी है, बहुसंख्यक समाज है, उसको खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हमने अल्पसंख्यक समाज के संग जो उत्पीड़न कर रहे हैं, हम उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बस उसमें वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना डर है। दरअसल वक्फ का मतलब दान है और ये दान मस्जिद, मजारों, मदरसों, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक कार्यों या गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है और इसका वक्फ में दर्ज होना बाकी है। लेकिन यहीं पर अभी तक खेल हुआ है। कई जगह सरकारी और निजी जमीनों को भी वक्फ में दर्ज कर लिया गया, जिस पर बाद में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिससे ना जमीन बची और ना ही मुस्लिम समाज का भला है। ऐसे में नया कानून इस मनमानी पर शिकंजा कसने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में बड़ी मीटिंग हो रही है। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों के साथ तीर्थ पुरोहित शामिल हैं। मीटिंग में सभी विभाग चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रहे हैं, ताकि यात्रा की तैयारियों को पुख्ता किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। इससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। चार मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 6 बजे ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है, लिहाजा अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम का दौरा अधिकारी लगातार कर रहे हैं और बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल के साथ यात्रियों की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की जा रही है। वहीं 20 अप्रैल तक धाम में सभी काम पूरे करने का दावा प्रशासन कर रहा है। जो इश्यूज लोकल लोगों ने रेज किए थे, ब्रह्म कपाल में सेफ्टी के इशू रहते हैं, सेफ्टी रेलिंग्स वहाँ चाहिए, कुछ नए टॉयलेट्स का निर्माण, वाटर एटीएम्स का निर्माण, और जूता स्टैंड कैसे मैनेज होगा, जो पर्यटन विभाग के काउंटर होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट, कैसे श्रद्धालु आएंगे, उनको एक सुगम अनुभव यहाँ रहे यात्रा का और वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेके जाएं। यही आशा है हमारी कि अच्छी यात्रा इस बार हम संपन्न करवाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, लिहाजा बम्पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। यात्रा से जुड़े कारोबारियों की उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी उत्साहित है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष की यात्रा पिछले वर्ष से कहीं ऊपर रहेगी। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन देखा कि अपने में पर्याप्त मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे, लोग आने के लिए रुझान बना रहे हैं। बस हम कितनी सुविधा दे सकते हैं, इस ओर हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी महीने होने जा रही है। ऐसे में पुलिस ने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम बनाया है। सेक्टर और जोन के यात्रा रूट पर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या है ये नई प्लानिंग, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने के चलते काफी परेशानी हुई थी और इस बार ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए पुलिस ने 2 नए एक्सपेरिमेंट किए हैं,
जिसमें पहला है चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम को रेंज ऑफिस में ही बनाना, ताकि श्रद्धालु अपनी परेशानी सीधे कंट्रोल रूम में बताएं। वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट है यात्रा मार्गों को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बांटना, जिसमें हर सेक्टर को पुलिस 24 घंटे मॉनिटर करेगी। ब्रेक कर दिया है और इसमें जो है इस बार एक इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक डायरेक्टरेट का भी पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश अनुसार ये किया गया है कि ये भी जो है एक्टिव रूप से एज ए एक्सिलरी जो है फोर्स के रूप में या मददगार के रूप में काम करे। तो इस संबंध में क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होना है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून समेत पर्यटक स्थलों में भी जाम बड़ी समस्या बनता है। ऐसे में चारधाम रूट पर होल्डिंग एरिया और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जबकि मसूरी के लिए ट्रैफिक को विकास नगर से भी भेजा जाएगा। इसके अलावा नए रूट के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाया गया है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक तो ट्रैफिक का आपका सिस्टम जो है, जो हाईवे से रिलेटेड है, वहाँ पे हमने जो अधिकारियों को नियुक्त किया है उसके बारे में, और जो कांस्टेबल्स जो मोबाइल पार्टीज हैं उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया है। सर्टेनली इस जो धाम में जो व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड हमने डेडिकेटेड एक डिप्टी एसपी का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। तो वो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपनी देख ली हैं और उनका डिप्लॉयमेंट भी वो हम 25 तारीख से श्री धामों की ओपनिंग से पहले ही हम उनका डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। वैसे पुलिस ने अपने ज्यादातर सीनियर अधिकारियों को यात्रा के तहत फील्ड में उतार दिया है, ताकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कतें न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी है। नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल रात भर जलते रहे। इसके साथ ही रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जंगलों में भीषण आग लगी रही। अब तक रानीबाग और जोलीकोट में कई जगह कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि वन विभाग कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया है। वहीं जंगल में भीषण आग आबादी के करीब पहुंच गई, जिससे लोगों में भी दहशत का माहौल रहा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर के लिहाज से गढ़वाल रीजन संवेदनशील बना हुआ है। गढ़वाल में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि कुमाऊं रीजन में अभी आग लगने की सिर्फ 8 मामले सामने आए हैं। वन विभाग ने प्रदेश भर में 6 जिलों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। उत्तराखंड का वन विभाग इस बार थोड़ा राहत में है। अन्य सालों की अपेक्षा इस बार अब तक आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं, और इसके पीछे बड़ा कारण है टेम्परेचर का करीब सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ा ही ऊपर होना। प्रदेश में अभी तक आग लगने की 47 घटनाएं हुई हैं, और इनमें सबसे ज्यादा 12 घटनाएं चमोली जिले की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 11 घटनाएं उत्तरकाशी की हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 8 से 10 अप्रैल के बीच पहाड़ों में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे वन विभाग के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। या 8-9 तारीख तक भी बात करें, तब उस समय थोड़ा बढ़ेंगे भी तापमान, और लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट या हिल्स में थोड़ी जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 8 तारीख से आगे, उसकी भी एक शुरुआत हो रही है। तो 8, 9, 10 में आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आइसोलेटेड जो है, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या एका दुका जगह और भी हिल्स में, वो देखने को मिलेगी। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में 4 अप्रैल तक आग लगने की 122 घटनाएं हुई थी। साल 2024 में 4 अप्रैल तक आग की घटनाएं 96 हुई थी, जबकि साल 2025 में 4 अप्रैल तक यानी कि अब तक सिर्फ 47 घटनाएं हुई हैं। हालांकि आगे के लिए वन विभाग अलर्ट मोड में है और 6 जिले अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। इसमें अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी शामिल है। विभाग ने इन 6 जिलों में अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी हैं। मतलब जो हमारी तैयारियां हैं प्रिपरेशंस की, उसके कारण से और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश की है कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करें। तो अभी जो इंसिडेंट्स की संख्या है वो उसमें कमी आई है, और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने ये भी कंपैरिजन किया है कि जो अलर्ट्स हमें मिलते हैं रोज़ाना सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से अलर्ट मिलते हैं, तो इस बार हमारे पास जो अलर्ट्स हैं वो पिछले दोनों सालों के कंपैरिजन में कम हैं।
साल 2021, 22 और 24 ऐसे साल रहे जब जंगलों की आग ने प्रदेश भर में तांडव मचाया। इन 3 सालों में 9000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जंगल आग की भेंट चढ़ गया। बीते साल तो वन कर्मियों समेत 10 से ज्यादा लोगों की आग की चपेट में आकर मौत भी हो गई थी। लिहाजा इस बार वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देहरादून से भारती के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। और नैनीताल पालिका ने पर्यटकों को महंगाई का झटका दे दिया है। अब नैनीताल शहर में एंट्री के लिए प्रति वाहन 300 रुपए का शुल्क आपको देना होगा और स्थानीय लोगों को 200 रुपए। इसके साथ ही अगर वाहनों को पार्किंग में खड़ी करनी है तो आपको 500 रुपए प्रतिदिन पार्किंग शुल्क भी देना होगा। नैनीताल पालिका ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया, जबकि स्थानीय लोगों को भी 25 रुपए घंटे के हिसाब से अशोक पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने की अनुमति दी गई है। सभी पेमेंट ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। वहीं यदि कोई ऑफलाइन पेमेंट करेगा तो उसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसके साथ ही पालिका ने शहर में एंट्री पॉइंट चुंगी स्थल पर 36 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। हमने रेट बढ़ाया है। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपये और लोकल पर 200 रुपये रहेगा और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपये सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, लेकिन नैनीताल में भारी भीड़ को लेकर के एक सारे इंतजाम जो हैं वो धड़ाम हो गए और प्रशासन की आधी अधूरी व्यवस्था पर पर्यटक और कारोबारी अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पर्यटन सीजन शुरू होते ही सरोवर नगरी में पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी, लेकिन उनको मिलने वाली सुविधाओं का टोटा है, जिससे पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और आधे अधूरे इंतजाम की वजह से हालात ये हैं कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या और गाड़ियों का दबाव झेलना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं प्रशासन की आधी अधूरी व्यवस्थाओं पर अब पर्यटन कारोबारी सवाल उठा रहे हैं। तो ये कि अब गाड़ी को अगर रोक रहे हैं तो जहाँ भी जो पॉइंट रोकना है, दूसरी बाईपास से जो पॉइंट जहाँ भी आप रोक रहे हैं वहाँ कम से कम बेसिक नीड्स होनी चाहिए। बेसिक नीड्स है टॉयलेट्स होने चाहिए वहाँ पे, जो कि आज की डेट में नहीं है। जो पुराने बने थे वो शायद बंद पड़े हुए हैं। पानी का वहाँ पे नहीं है, पानी का भी वहाँ पे अरेंजमेंट जो उसमें भी नहीं है। और शेल्टर खड़े होने के लिए दुकानें चाहिए, आदमी को चाय की दुकान चाहिए, वो चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए, वो भी नहीं। तो टूरिस्ट से बहुत परेशान हो रहा है और यहाँ की फिर नेगेटिव इमेज लग जाता है टूरिस्ट। दरअसल कैचीधाम में साल भर लोगों का आना लगा रहता है, लेकिन वहीं ईद के बाद नैनीताल में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और शहर में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं जाम से निजात पाने के लिए नारायण नगर और रूसी बाईपास में गाड़ियों को रोकने के निर्देश जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन पानी और शौचालय की व्यवस्था में प्रशासन फेल ही रहा। आज हमारे पास कंप्लेंट आई थी शौचालय को लेते हुए, तो या तो गंदगी के कारण या पानी के कारण उसमें कुछ अव्यवस्था थी, तो जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया वो तत्काल रूप से उसको सही कराएंगे। पीडब्ल्यूडी और एडीबी इन दोनों का कुछ कार्य चल रहा है, जिसमें उनको एक साइड में पूरा ड्रेन का कार्य करना है, उसके बाद उसमें डामरीकरण करना है। बहरहाल सीजन के शुरुआत में ही इंतजामों पर पानी फिर गया है, तो वहीं नैनीताल के यातायात प्लान पर प्रशासन हाई कोर्ट में भी फंसा है, जिस पर जवाब पर्यटन को नहीं बल्कि कोर्ट को भी देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।